नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रगट सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। ये फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम आ चुका है। इस मौसम में एक बहुत ही कॉमन समस्या हम सभी लोग फेस करते हैं। अक्सर ये छोटी समस्या गंभीर हो जाती है और फिर हमें हॉस्पिटल्स में भर्ती होना पड़ता है और अनावश्यक रूप से हमें परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो वो कौन समस्या है? वो समस्या है शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाना। आज हम चर्चा करेंगे शरीर के अंदर पानी की कमी होने से ये क्या लक्षण हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कितनी पानी की कमी हुई है, फिर उसके बाद क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम इस ट्रीटमेंट को नहीं करते हैं तो हमारे लिए कितना गंभीर ये समस्या बन सकती है। तो बिना देरी के हुए आइए शुरू करते हैं आज का ये खास टॉपिक। समझते हैं डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर के अंदर पानी की कमी क्या होती है, निर्जलीकरण क्या होता है। ये फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक इंसान है, एक मनुष्य है, उसके शरीर में कुल पानी की बात करें तो लगभग लगभग पूरा शरीर का 75% हिस्सा केवल पानी का बना होता है। यानी कि हमारा जो शरीर है उसका 3/4 हिस्सा पानी है। बिना पानी के जीवन जीना संभव नहीं है। इसी पानी से हमारा रक्त बना होता है, रक्त वाहिकाओं में बहता है, हमारी कोशिकाओं का कार्य सुचारू रूप से चलता है। अगर हम पानी के स्तर को संतुलित रूप से नहीं करते हैं तो फिर हमें हमारा जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं फेल हो जाता है। हाँ, प्यास के बाद माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कहीं न कहीं पानी की एक कमी हो चुकी है और हमें पानी लेने की ज़रूरत है। हमारे शरीर से पानी जाता कहाँ है? अक्सर शौच में, पेशाब में, पसीना में, इवन साँस लेने के दौरान भी हमारे शरीर से बहुत सारा पानी लगातार बाहर जा रहा होता है, जिससे कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इतने ढेर सारे पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें नियमित रूप से हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और ये आसानी से हम चाहें तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होता है। फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वहाँ पर हमें इलाज कराना पड़ता है। आइए समझते हैं डिहाइड्रेशन के संकेत क्या हैं? डिहाइड्रेशन के संकेत को हम कैसे जानें कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो चुका है? हम सब लोगों को लगता है कि प्यास जब लगती है तभी हमें डिहाइड्रेशन होती है, लेकिन ज़रूरी ऐसा नहीं है। जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो उनको प्यास ही नहीं लगती है। गर्मी के मौसम में हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनके अंदर पानी की कमी हो गई है, तो उसको हम कैसे जान सकते हैं? उसको जानने के लिए हमें समझना होगा कि जब बच्चा रोता है तो क्या उसकी आँखों से आँसू निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। अगर आँसू नहीं निकल रहे हैं, रो भी रहा है, इसका मतलब पानी की कमी हो गई। उसका जो डायपर है, क्या वो बच्चा गीला करता है कि नहीं करता है? यानी यूरिन वो पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसके अलावा उसका मुँह, उसका जीभ, क्या वो सूखी तो नहीं है? अगर सूखी है तो कहीं न कहीं वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका है। इसके अलावा अगर हम वयस्क एडल्ट की बात करें तो एडल्ट्स में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? पहला है एक ज़रूरत से अधिक प्यास लगना। अगर आपको प्यास लग रही, पानी पीते हैं, उसके पीने के बाद भी प्यास समाप्त नहीं होती है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो चुका है। इसके अलावा यूरिन का जो कलर है वो डार्क रंग का हो जाता है, गहरे रंग का होता है, तो वो भी डिहाइड्रेशन की का प्रतीक है। इसके अलावा थकान लगना, चक्कर आना और कन्फ्यूज़ होना, भ्रम की अवस्था में बने रहना, समझ में ना आना क्या करें, क्या ना करें, इस अवस्था को कहीं न कहीं डिहाइड्रेशन से हम जोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन की समस्या के मूलभूत कारण क्या हैं? क्यों डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर के अंदर? उसका जो बेसिक कारण है, एक कारण हो सकता है कि अगर आपके शरीर में कोई फ़ीवर है, बुखार है, तो उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा बुखार के दौरान डायरिया की शिकायत है, तो उससे भी ये समस्या और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज़ है, पेशाब बार-बार बनती है या वो ऐसी दवाएँ खा रहे हैं जिससे कि बार-बार पेशाब बनता है, तो उनके शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है, यानी कि स्वेट करता है, तो वो व्यक्ति उसके अंदर भी कमी हो सकती है। ख़ास तौर पर जो व्यक्ति व्यायाम कर रहे हैं, कोई ज महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, कठिन परिश्रम वाला काम कर रहे हैं, उस वक़्त अगर
पानी की मात्रा पूरी ना की जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, क्योंकि पसीने से काफ़ी मात्रा में पानी हमारे शरीर से बाहर निकल रहा होता है। इसके अलावा दस्त और उल्टी की शिकायत होने पर भी हमारे शरीर से पानी की कमी हो सकती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जो बेसिक मिनरल्स शरीर में होने चाहिए जिससे कि हमारा शरीर फंक्शन करता है, कहीं न कहीं वो भी कम हो जाते हैं, उनका लेवल भी नीचे हो जाता है। जिससे उल्टी और दस्त की अवस्था में व्यक्ति की हालत और भी खराब हो सकती है। आइए जानते हैं डिहाइड्रेशन के कौन-कौन से चरण होते हैं, यानी कि किस स्टेप में डिहाइड्रेशन गंभीर हो जाता है। डिहाइड्रेशन का पहला चरण होता है, वो होता है प्यास लगना। उसके बाद आपको थकान फ़ील होगी, फिर चक्कर आएगा, रूखापन आएगा, बाद में हमारी आँखें फँसी हुई हमें फ़ील होने लगती है, हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है और पेशाब बनना बंद हो जाता है, यूरिन बनना बंद ही हो जाता है। तो ये 6 स्टेप होते हैं डिहाइड्रेशन के पहचान के। अब हम जानेंगे अगर डिहाइड्रेशन हो गया है और अगर हम इसको केयर नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या समस्या हो सकती है। पहली चीज़, हमारा जो ब्लड है, रक्त है, उसकी मात्रा घट जाएगी। अगर रक्त की मात्रा घटेगी तो वो ज़रूरी अंगों तक रक्त नहीं पहुँचेगा, जिससे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम हो सकता है। इसके अलावा पथरी की शिकायत हो सकती है, हमारी किडनी ठीक से खून को अंदर जो गंदगी है उसको छान नहीं पाएगी, यूटीआई की शिकायत हो सकती है, और कहीं न कहीं हमारी किडनी फेल भी हो सकती है पानी की कमी की वजह से। इसके अलावा हमको दौरे भी पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन खराब हो जाता है। इसके अलावा दिल की समस्याएँ जैसे थकान और स्ट्रोक भी आ सकता है। डिहाइड्रेशन की समस्या से हमें बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए प्राणघातक भी हो सकता है। आइए समझते हैं डिहाइड्रेशन को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कैसे हम डिहाइड्रेशन को रोक सकते हैं? इसके बारे में हमें जानना होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है डिहाइड्रेशन से बचने का तरीका कि डिहाइड्रेशन होने ही ना पाए। हम अच्छे मात्रा में तरल पदार्थ को शरीर में लेते रहें, जिससे कि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। ऐसे खाद्य पदार्थ खाएँ जिसमें पानी की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। फल खाएँ जिसमें पानी अच्छा मात्रा में होता है, और गर्मी के दौरान हम अधिक परिश्रम वाली चीज़ों को करने से थोड़ा बचें, जिससे कि पसीना भी उतना अधिक हमारे शरीर से ना बहे। अगर बह रहा है तो पानी की पूर्ति करते रहें। इसके अलावा बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, क्योंकि ये वही वर्ग है जिनको डिहाइड्रेशन से सबसे अधिक खतरा होता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लिक्विड लेते रहें, और अगर डिहाइड्रेशन हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए डॉक्टर्स के पास हमें जाना होता है। डॉक्टर्स हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों लेवल्स पर हमारे जाँच करता है, हमारा ब्लड प्रेशर चेक करेगा, हमारी धड़कनों को देखेगा, हमारी स्किन को चेक करेगा, पसीने की स्थिति क्या है, और ये सारी चीज़ें जानने के बाद वो इलेक्ट्रोलाइट्स की जाँच भी करता है कि शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी तो नहीं हो गई है। इसके लिए वो किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी कराता है, जिससे कि मालूम चले कि कितने इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है। इसके अलावा यूरिन का टेस्ट भी डॉक्टर्स करवाते हैं, जिससे कि दस्त के का भी पुष्टि हो सके कि कहीं दस्त तो नहीं हुआ है। इस प्रकार डिहाइड्रेशन के लिए बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर्स करते हैं। इसके अलावा कुछ क्विक फास्ट उपाय भी हैं, जिससे कि हम आसानी से स्वयं भी पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। आमतौर पर अगर हम रेगुलर रेगुलर पानी पीते रहेंगे तो फिर हमें डिहाइड्रेशन नहीं होगा। हालाँकि अगर हमारे शरीर में नमक यानी साल्ट की भी कमी हो गई है, तो हमको नमक और पानी दोनों को मिलाकर पीने से हमारा जो संतुलन है वो बना रहेगा। थोड़ी-सी मात्रा में अगर आप चाय, कॉफ़ी का भी सेवन करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा पानी होता है, जिससे आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत कम हो सकती है। लेकिन इसकी मात्रा बढ़ाएँगे तो ये वापस से डिहाइड्रेशन कर सकता है। इसके अलावा एक ओआरएस घोल होता है, यानी कि मौखिक जलयोजन समाधान ओआरएस, जो कि हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन को रोकने का काम करता है। इसमें नमक और चीनी की मात्रा होती है, लिक्विड में होता है, आप इसको सेवन कर सकते हैं। अगर जो कंडीशन है हमारी वो एक नॉर्मल है, बहुत ही कठिन, बहुत ही खतरनाक स्थिति में हमारा शरीर नहीं पहुँचा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिहाइड्रेशन के बाद वापस से हम अपने शरीर को रिहाइड्रेट करना जब हम शुरू करते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है? अगर हम रिहाइड्रेट करना चाहते हैं, तो अगर हम गंभीर हमारी अवस्था हो चुकी है, हम हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए, हमारा इलाज हुआ और हमारे आईवी के माध्यम से हमें हाइड्रेट किया गया, सरल भाषा में कहें तो बोतल हमारे शरीर में चढ़ी हुई है, तो लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, जिससे कि एक नॉर्मल अवस्था आने में। इसके अलावा कम गंभीर समस्या है तो ओआरएस का घोल आप पी कर भी धीरे-धीरे जल्दी से आप ठीक हो सकते हैं। ध्यान रखना है, एक ही बार में इकट्ठा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। इकट्ठा पानी पीने से भी हमको कहीं न कहीं हमारे शरीर को एक शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है। हमें ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा घर पर
हम चाहें तो बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ हैं, तरीके हैं जिससे कि हम अपने शरीर के अंदर पानी की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। जैसे कि एक छाछ यानी मट्ठा को पीना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मट्ठा ना केवल इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करेगा, पानी की पूर्ति करेगा, बल्कि एक प्रोबायोटिक होता है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, पेट को भी ठीक रखते हैं। इसके अलावा चावल, केला, आलू और जिलेटिन वाले ऐसे पदार्थ जो मुलायम होते हैं, उनको हम सेवन कर सकते हैं, जिससे कि हम इसे आसानी से पचा पाएँ। इसके अलावा पानी से भरपूर फल जैसे तरबूज, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा आदि को हम पीड़ित व्यक्ति को यानी कि स्वयं को इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं और खीरे को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, एक अच्छा विकल्प है पानी की पूर्ति करने के लिए। इसके अलावा जौ का पानी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसके अंदर खनिज, विटामिन्स और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं और ये खोए हुए जो लिक्विड हैं या मिनरल्स हैं, उनको प्राप्त करने में सहायता करते हैं। साथ ही नारियल का पानी एक बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए। इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम की अच्छी खासी मात्रा होती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति आसानी से ठीक हो पाता है। मुझे उम्मीद है आपने ये सारे पॉइंट्स को पूरे ध्यान से समझा होगा और आप अपने शरीर में होने वाली इन समस्याओं से बचेंगे, अपने आप को बचाएँगे, अपने परिवार को बचाएँगे, अपनी फैमिली को बचाएँगे और राह चलते कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसके अंदर डाइजेशन हो गया है, तो उसकी भी पूर्ति उसको भी ठीक करने में आप सहायता करेंगे। तो छोटी-छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें। कौन-सा वो पॉइंट है जो आपके लिए सबसे अच्छा फ़ील लाया और आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो से, ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।